वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया था। तो देखते हैं कि क्वेश्चन 2 को कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमें एक कंडीशन दी हुई है, इससे हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमने लिखा माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी। तो क्षेत्र की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक थी तो हमने चौड़ाई का 2 गुना किया तो x का 2x हो जाएगा। यही 2 गुना होगा, x में 2 का गुणा करने पे 2 गुना हमें मिल गया 2x, और इससे एक ज़्यादा मतलब +1 भी कर दिया हमने। तो ये लंबाई है 2x + 1, और हमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और भूखंड भी आयताकार है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लंबाई की जगह लंबाई की वैल्यू और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई। तो लंबाई 2x + 1 थी और चौड़ाई x थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 528। ये हमें इस तरह से लिख लेना है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे x का 2x में और +1 में, तो इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें तो 2x² + x = 528 ये आएगा। ये जो राइट साइड वाला टर्म है ये लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। तो ये देखिए x² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है और यही हमें निरूपित करना था। तो यही हमारा आंसर है, 2x² + x - 528 बराबर 0। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये हमें एक स्थिति दी हुई है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखते हैं कि किस तरह से करते हैं इसे। हमें 2 पूर्णांक दिए हुए हैं तो हम मान लेते हैं कि पहला जो पूर्णांक है वो x है। तो हमने मान लिया कि जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो x है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो इससे अगला पूर्णांक होगा, मतलब x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। तो हमने लिखा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। तो ये हमने पूर्णांकों को मान लिया, पहला पूर्णांक है x और दूसरा x + 1। अब हमें दिया हुआ है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमने लिखा कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर ये हमें दिया हुआ है। पूर्णांकों का गुणनफल मतलब ये इन दोनों का गुणनफल, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, x और x + 1 ये मल्टीप्लाई में आएंगे और यही है 306 के बराबर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिल जाएगा। ये जो राइट साइड वाला टर्म है इसे लेफ़्ट साइड में ले आते हैं तो x² + x, और ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, और ये = 0। तो ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया। इसी के रूप में हमें ये जो स्थिति दी हुई थी निरूपित करना था। तो ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया है, क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें ये स्थिति दी है और इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम क्या करें, पहले रोहन की आयु कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि रोहन की आयु x है, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। तो हमने रोहन की वर्तमान आयु x मान ली। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। तो माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने रोहन की माँ की वर्तमान आयु भी लिख ली x प्लस 26, इससे 26 ज़्यादा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद अभी रोहन की वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु x प्लस 3 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं कि 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमने लिखा 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। इसी तरह हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3। अभी वर्तमान आयु x प्लस 26 थी, तो 3 साल बाद 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा के लिए प्लस 3 हमने कर दिया। तो ये आएगा x प्लस 29। अब हमें गिवन है कि जो 3 वर्ष बाद आयु है रोहन की और रोहन की माँ की, अगर हम उनका गुणनफल करेंगे तो 360 आएगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि x प्लस 3 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और x प्लस 29 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, इनका गुणनफल 360 है। तो हमने ऐसे लिख लिया। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे, x का पहले x प्लस 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 का करेंगे x प्लस 29 में मल्टीप्लाई, और यही 360 के इक्वल है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें, फिर 29x मिल जाएगा, फिर 3x मिलेगा, फिर 87, और ये 360। ये 360 इस साइड ले आते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस 29 और प्लस 3x मिलके 32x हो जाएंगे, और प्लस 87 था। ये 360 यहाँ पे प्लस में लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और राइट साइड पे बचेगा 0। तो इसे और सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में बड़ी डिजिट है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन्हें, तो हमें मिलेगा -273 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। यही वो द्विघात समीकरण है जो ऊपर की जो स्थिति थी उसे निरूपित कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये रहा फोर्थ पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इस स्थिति को हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमें दूरी तो दी हुई है कि 480 किलोमीटर है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे दो स्थिति बना लेते हैं। पहली स्थिति वो जिसमें रेलगाड़ी समान चाल से ये दूरी तय कर रही थी, और दूसरी वो स्थिति जिसमें उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई थी। तो पहली स्थिति देखते हैं। तो पहली स्थिति में हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो समान चाल थी वो x थी।
तो हमने मान लिया, माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x। तो दूरी हमें दी हुई है, अब हम समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। तो पहली स्थिति में रेलगाड़ी को जो समय लगा वो मान लेते हैं कि t1। तो लिख लेते हैं 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये हमने मान लिया t1, ये पहली स्थिति का। तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x, ये हो गया समय। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की जो चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही थी। तो चाल जो होगी रेलगाड़ी की वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। तो लिख लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8। अब रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय निकाल लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय इसे मान लेते हैं कि इसने t2 समय लिया हुआ है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 480 किलोमीटर थी और चाल दूसरी स्थिति में x माइनस 8 थी। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो दूसरी स्थिति में जो समय लग रहा है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। मतलब दूसरी स्थिति में जो रेलगाड़ी है वो 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है दूरी तय करने के लिए। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार ये हमने लिखा, प्रश्नानुसार t2 जो है वो t1 से 3 घंटे ज़्यादा है। तो ये हम लिख लेंगे कि t2 t1 से 3 घंटे ज़्यादा है। t2 और t1 की वैल्यू रख देते हैं। t2 मतलब 480 बटे x माइनस 8 और t1 480 अपॉन x और प्लस 3, ये हम लिख लेंगे। अब ये जो राइट साइड में टर्म है इसे लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे इसे, राइट साइड में सिर्फ 3 बचेगा। तो आप देख रहे होंगे कि 480 ये दोनों टर्म में है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इसे। ये 3 से 480 कैंसिल कर देंगे 160 टाइम्स। तो ये 160 इस साइड रहेगा और इनका एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 8 और x का एलसीएम लेने पे ऐसे लिख लेंगे इन्हें मल्टीप्लाई में। अब x माइनस 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो टर्म है x माइनस 8 वाला ये कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा। तो इस x का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आएगा और इस साइड x से डिवाइड करेंगे तो ये x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। तो ये जो x माइनस 8 है इसका हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 8। राइट साइड पे 1 रिमेनिंग रहेगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस x है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस 8 जो है वो प्लस 8 बन जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे 1 रिमेनिंग रहेगा। तो इस साइड जो बचेगा वो 160 और मल्टीप्लाई 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 1। ये जो x और x माइनस 8 है इसे इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में था, इस साइड आने पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 160 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 1280 सेम लिख देंगे और ये x जो है इसका ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x² माइनस 8x मिल जाएगा।
तो ये जो 12 8 0 है वो इस साइड ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जो रिमेनिंग रहेगा वो 0 और इस साइड पे आ जाएगा तो x² माइनस 8x, और ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा 12 8 0। तो ये वाला टर्म पहले लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, और यही इक्वल था 0 के। तो हमें ये द्विघात समीकरण मिल गया। यही वो द्विघात समीकरण है जो दी गई स्थिति को निरूपित कर रहा था। यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें।